ओके, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसको आपको सोल्व करना है और मेरे को आंसर बताना है। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी कॉपी पे सोल्व करेंगे और जिससे कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा वो ऑनेस्टली बताएगा कि सर मेरे से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, नहीं हो रहा है मेरे से सोल्व। तो जिससे सोल्व नहीं हो रहा है वो मेरे साथ सोल्व करेगा। क्लियर? तो आज की क्लास में मैक्सिमम हम क्वेश्चन ले, इसीलिए आपकी तरफ से भी बहुत रैपिडली आंसर आने चाहिए। क्लियर? तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और जल्दी से सोल्व करिए अपनी अपनी कॉपी पे। बिल्कुल सिंपल है। जो भी अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ में वर्क और हीट में जितना भी हमने बेसिक स्ट्रक्चर उसका पढ़ा है, उसी के बेस के ऊपर ये न्यूमेरिकल है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, जूनियर इंजीनियर लेवल के है, इससे ऊपर का लेवल नहीं है इसमें। ठीक है? तो चलिए सभी स्टूडेंट अपनी अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी होंगे और स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। मतलब जो भी क्वेश्चन है मैं भी आपके साथ ही सोल्व करूंगा। इसमें पीवी डायग्राम दी गई है। आपसे ये पूछा गया है, दो ग्राफ है T1 और T2 का और किसी ना किसी स्लोप पे है ये। तो आपको ये बताना है कि T1 और T2 टेम्परेचर में से कौन सा हाईयर टेम्परेचर है अगर ये दोनों पीवी डायग्राम के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं। जिसका सोल्व हो जाएगा वो मेरे को बता देगा कि सर मेरा सोल्व हो गया। सर T1 ज्यादा होगा। सभी अपना अपना आंसर एक बार बोल देंगे। सर T2। T2 सर ज्यादा है। T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके, Sir, T2 is greater than T1. ओके, यस सर, T2 इज ग्रेटर देन T1। चलिए। गौरव का आंसर नहीं आया मेरे पास। रमेश कुमार आपका नहीं आया। अंकित, सभी का आंसर चाहिए जल्दी से। प्रदीप आपका भी। टाइप कर दो, अगर बोलना नहीं है तो टाइप कर दो जल्दी से। मैं देख रहा हूं कौन क्या आंसर दे रहा है। अक्षय का आ गया है, राकेश का आ गया है। और अपना आंसर देने के बाद माइक जरूर ऑफ कर दें। चलिए, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया है मेरे पास। जल्दी से देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे पीवी डायग्राम आपके सामने है। पीवी डायग्राम में 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है हमारे पास। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर मैं इस पूरी लाइन की बात करूं जो T1 है, T1 के हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर T1 ही होगा, वो चेंज नहीं किया है, इसलिए इसको आइसोथर्मल लाइन बोला है। और ये कोई अलग टेम्परेचर है T2, इस पूरी लाइन पे टेम्परेचर सेम है। अच्छा, अब मेरे को पता है जो पीवी, आवाज आ रही है मेरी सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, यहाँ पे देखिए T1 और T2 डायग्राम में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये सभी स्टूडेंट को पता है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल इन नेचर है तो क्या ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा? यस और नो? यस हाँ सर। सर। यस Sir, तो टेम्परेचर constant कांस्टेंट रहेगा होगा। सभी। अगर प्रेशर कांस्टेंट Yes, sir. है तो आइसोबैरिक, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक। क्लियर? अब मैं एक काम करता हूं ये देखने के लिए कि T1 T2 में से कौन सा ज्यादा है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अब ये लाइन कौन सी है? प्रेशर कांस्टेंट की लाइन है। अगर इस प्रेशर कांस्टेंट की लाइन पे दो कर्व टच हो रही हैं, एक ये और एक ये, इसको मैं V1 और इसको मैं V2 नाम देता हूं। चलिए, अब बताइए अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है?
डायरेक्टली क्या सर? ओके, डायरेक्टली। अगर वॉल्यूम ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। यस सर। ठीक है, अब मेरे को बताओ V1 और V2 दोनों में से कौन सा ज्यादा वॉल्यूम है? V1। V1 ज्यादा है। V1 अगर सर। V1 ज्यादा है तो T1 पक्का ज्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि T1 इज ग्रेटर देन T2। अब जिसने ये आंसर दिया है T1 इज ग्रेटर देन T2 उसका सही है, और जिस बच्चे ने आंसर दिया है T2 इज ग्रेटर देन T1 उसका आंसर गलत है। आई थिंक इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़े, यस और नो? Yes, yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये मैं PDF आपको सेंड भी कर दूंगा एक बार दोबारा से, और यहाँ पे टीवी डायग्राम की जगह VT डायग्राम है, ये ध्यान में रखना, ये VT डायग्राम है, उसमें आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा PDF में। आगे का पेज दिखाइए सर। हाँ जी, आगे आगे पेज दिखाइए सर, तो अभी सब ये वाला पेज। सर। हाँ जी बोलिए। बोलिए इसमें क्या डाउट है आपको? ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा क्विक रहना है, ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी रहना है सभी स्टूडेंट ने। हाँ जी बोलिए, अभी कोई डाउट है आपको इसमें? हाँ, डाउट बोलिए। मतलब सर, मेरा सोचना ये था कि सर को T2 का एरिया कम होगा और T1 का एरिया थोड़ा ज्यादा होगा सर। ये T2 का वॉल्यूम कम होंगे तो सर तो उनका बेटा प्रोसेस आप होगा ना एक टीवी बात डायरेक्ट। ध्यान में रखना, जो आप सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो बहुत सही सोच रहे हो, बट वो तभी सोचना है अगर वर्क के बारे में बोला गया होगा। मैंने आपको बताया था कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम वर्क बताता है, तो कभी भी वर्क की फॉर्म में क्वेश्चन होगा तब आपने एरिया अंडर सोचना है कि ज्यादा है या कम है। क्लियर? हाँ हाँ, चलिए मतलब आगे सोचने का बढ़ते हैं। तरीका। हाँ, अब VT डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मेरे पास दो लाइन है, एक है P1 और एक है P2, ये दो लाइन है। VT डायग्राम आपके पास है, मेरे को ये बताना है कि कौन सा हाइयर प्रेशर है, P1 हाइयर है या P2 हाइयर है। जल्दी से बताएंगे, 1 मिनट आपके पास है। P2। P2, गुड। किसने बताया आंसर? ओके, बाकी स्टूडेंट भी बताएंगे आंसर। डोगरा आपका क्या है आंसर? Sir, P2। P2, ओके P2 है सर। गुड। एक भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, और जो आंसर नहीं दे रहा है वो मैं देख रहा हूँ कौन सा स्टूडेंट है जो आंसर नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसी से करवाने वाला हूँ। P2 सर। ओके, अक्षय? अक्षय शर्मा, यस सर। क्या आंसर है आपका? यस सर। आंसर P2 है आपका या P1? P1। P1 आया। P1। ठीक है, अभी आपका क्या आंसर आया है? सर P1 ही होगा। P1 होगा। चलिए देखते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। सिंपल, अभी तक तो हम एक ही लाइन बार बार पढ़ते आ रहे हैं, PV इज इक्वल टू nRT। ओके, अब ये ग्राफ किस में है? V और T में ग्राफ है। क्लियर? V और T में अगर ग्राफ है तो मैं क्या करता हूं, V इज इक्वल टू NR डिवाइड बाई P इंटू में T, ऐसा लिख सकता हूं। क्लियर? अब वही बात जो हमने पहले देखी थी, y इज इक्वल टू mx होता है। ये क्या है? एक लाइन की इक्वेशन है। अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो यहाँ पे m क्या होता है बताएं? स्लोप सर। स्लोप होता है। NR/P। ठीक है, स्लोप। हाँ। अगर मैं y और x में कोई भी लाइन बनाता हूं तो इसका स्लोप x से लेता है, और ये थीटा अगर स्लोप है
तो m स्लोप बताता है y और x एक्सिस के बीच में। ध्यान में रखना, अगर y इज इक्वल टू mx है तो स्लोप x से देखनी है आपको। क्लियर? यहां तक आगे देखते हैं। अगर v इज इक्वल टू nr डिवाइड बाय p इंटू t है, तो यहाँ पे y अगर v है और x अगर t है, तो ये क्या बना हमारा स्लोप। अब यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि स्लोप किसके प्रोपोर्शनल है, एन आर डिवाइड बाय पी के। अब यहां पे समझ में आता है जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। ठीक है, अगर वीटी डायग्राम है तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा किसकी दिख रही है, स्लोप ज्यादा किसकी दिख रही है, P1 की स्लोप ज्यादा दिख रही है। तो अगर स्लोप P1 की ज्यादा है तो प्रेशर खुद कम होगा। अगर स्लोप ज्यादा है P1 की तो प्रेशर कम होगा। यस और नो? यस सर, यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ P2 इज ग्रेटर देन P1? दिस इज द राइट आंसर। किसी स्टूडेंट को डाउट है पूछ सकता है। बट कोई भी स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट, मेरी एक बात सुन लीजिए, जिस भी स्टूडेंट को डाउट है वो डाउट पूछेगा, बट ये कोई स्टूडेंट नहीं बोलेगा कि सर पूरा एक बार दोबारा करवा दो। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से एक बार में समझने की कोशिश करते हैं। बोलिए सर। अगर हमारा ये टीवी डायग्राम होता सर, अगर टी टेम्परेचर हमारा सर ऊपर आता है और वी नीचे आता सर। हाँ, अगर ऐसा होता यहाँ पे टी और यहाँ पे वी होता तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, या तो आप टीवी डायग्राम में यहाँ पे टी और यहाँ पे वी है अगर, और यहाँ पे आपने टी इज इक्वल टू पी अपॉन एन आर इंटू में वी लिया है, तो आपको ये P1 और P2 किसी और स्लोप के साथ दिया गया होता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को कंपेयर करना कि टीवी डायग्राम होता कि एक्स एक्सिस पे वी होता और वाई एक्सिस पे टी होता, जो कि एक बार पहले भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछना ही गलत है, क्योंकि उस टाइम पे P1 और P2 का स्लोप अलग ढंग से होता। हाँ जी, स्लोप 30 लेते ना सर। हाँ, उसमें आप यहाँ से तो जरूर लेते, वो बात तो मैं समझ गया आपकी, यहाँ से ले लेते, बट उस टाइम पे P1 और P2 का या तो P1 इधर होता या P2 इधर होता। ठीक है, तो उस टाइम पे अलग कहानी होती, तो उसको मत सोचिए अभी। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना कि जो आपकी पीडीएफ है, पीडीएफ में आपने करेक्ट कर लेना है, यहाँ पे वी और यहाँ पे टी रहेगा। हाँ जी सर, इसमें आइसोबारिक प्रोसेस लिखा हुआ है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसको, उसके साथ हम लोग कर सकते थे इस क्वेश्चन को कि हमने कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन ड्रॉ कर ली, फिर जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, क्योंकि इसमें आइसोबारिक प्रोसेस लिखा हुआ है। देखो, अगर आपको वैसे सोल्व करना है वैसे भी सोल्व कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे आपको कि सोचने का तरीका क्या है। सोच तो आप जैसे भी सकते हो। ठीक है, नहीं जैसे पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल उस हिसाब से हो सकता है सॉल्व ये। वहां पे आप सर मेरा क्वेश्चन ये है, पिछले क्वेश्चन जैसे हो सकता है क्वेश्चन, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ। चलिए, अगर आप पिछले क्वेश्चन की तरह करना चाहते हो इस क्वेश्चन को, तो आप क्या करते, आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते। अगर लाइन ड्रॉ करते तो यहाँ पे दो टेम्परेचर दिखते आपको, T1 और T2। ठीक है, ठीक है, अब दो टेम्परेचर T1 T2 दिखते और दो प्रेशर P1 P2 दिखते। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता। टेम्परेचर, हाँ ठीक है, अब तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, उसका प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा दिख रहा है, तो इसलिए P2 ज्यादा। हाँ, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट से मैंने बताया था सर। हाँ, वो भी ठीक है, जस्ट मैं डाइवर्सिफिकेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्लोप के हिसाब से अगर आपको करना पड़े तो। ठीक है, और सर मेरा एक डाउट हो रहा है जो एक सर इसमें P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सर इसमें P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T तब होता जब इसमें वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट रहता, लेकिन यहाँ तो वॉल्यूम कांस्टेंट है नहीं, आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहती है। नहीं, ये जस्ट इन्होंने माना है कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, जैसे हमने पिछले केस में यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस था। ये आइसोथर्मल प्रोसेस इस T1 के लिए बोला जा रहा है, और वैसे ही यहाँ पे
आइसोबैरिक प्रोसेस इस पी के लिए बोला जा रहा है कि हर एक पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसका ये कहने का मतलब है। और पिछले में जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके प्रेशर कांस्टेंट मान के बात की, ऐसे यहाँ पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट मान के बात कर सकते थे आप। ठीक है, जो आप बोल रहे हो ना आइसोबैरिक, ध्यान में रखना, यहाँ पे आइसोथर्मल जो बोला गया था वो किसके लिए, ग्राफ के लिए बोला जा रहा है, एक्स और वाई एक्सिस के लिए नहीं बोला जा रहा। तो आइसोथर्मल ग्राफ के लिए बात की जा रही है, तो यहाँ पे आइसोबैरिक तो इस ग्राफ के लिए बात की गई है। जो इसमें आइसोथर्मल ग्राफ के लिए बात हो रही है वो दोनों प्रोसेस के लिए बात हो रही है ना, T1 और हाँ, T2 दोनों स्लो, वो दोनों के लिए हो रही है, और यहाँ भी आइसोबैरिक ठीक। दोनों के लिए हो रही है, P1 और P2। ठीक है, P2, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नन फ्लो प्रोसेस है, -1265। -1265, बहुत बढ़िया। इट मींस कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है? कंप्रेशन सर, -1265। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कंप्रेशन। चलिए माइक ऑफ कर लीजिए सभी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, नन फ्लो प्रोसेस। नन फ्लो प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोला जाता है? क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मेरे को पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्क ट्रांसफर के बारे में बताना है, इस डेल्टा डब्ल्यू के बारे में मेरे को बताना है। ठीक है, अब हीट ट्रांसफर लॉस बोल रहा है 1055। अब ये बताइए कि जब आपका लॉस होता है, बाहर की तरफ हीट निकलती है, तो उसको प्लस लिया जाता है माइनस लिया जाता है? माइनस लिया जाता है। माइनस लिया जाता है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज ऑफ 210 किलो जूल, इसका कहने का मतलब समझो, इंक्रीज ऑफ जो इंटरनल एनर्जी है वो 210 किलो जूल बढ़ गई। यहाँ पे डेल्टा यू क्या होता है? U2 माइनस U1 होता है, यस और नो? यस सर। इसी को बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना दिया है? 210। अब 210 बढ़ी है, इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, तो आप क्या लिखोगे? अगर ये डेल्टा यू इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा 210 इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1265 कंप्रेशन होगा किलो जूल। क्लियर यहाँ तक? किसी बच्चे को डाउट? नो सर। चलिए, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो इट मींस ये हो रहा है कंप्रेशन, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो यहाँ पे होता है एक्सपेंशन। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन सोल्व करो। यहाँ पे भी नन फ्लो प्रोसेस बोला है, तो क्लोज्ड प्रोसेस की बात हो रही है। सर 189 सर। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। सर सर गेन सर प्लस में। अच्छा, प्लस में आया आपका? दोबारा एक बार चेक कर लो, प्लस में है माइनस में है? सर प्लस में है सर 189। ठीक है रमेश, बहुत बढ़िया। डोगरा का भी 189 आया, गुड। यस सर, प्लस में। ओके, प्लस में आया 189। अभी का क्या आंसर आया है? कर रहा है। ओके, करिए जल्दी से। गौरव, राकेश, कार्तिक, प्रदीप,
सर 189 आ गया मेरा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल था इसमें। 189। हाँ, इसमें सिंपल नन फ्लो प्रोसेस बोला था, तो नन प्रोसेस के लिए सिंपल है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमें, यहाँ पे हमें बोला गया था डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर। अगर यहाँ पे डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर बोला है तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी बोली गई है। यहाँ पे ध्यान से देखना, मास दिया है, मास दिया है मेरे को। अगर मास दिया है तो गारंटीड है इसने स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी दिया होगा, क्योंकि मास से जब हम इनटू करते हैं तभी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी पूरी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर डिक्रीज बोल रहा है 50 किलो जूल, डिक्रीज बोल रहा है 50 किलो जूल, तो पहली बात तो -50 लिखना पड़ेगा, और ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है। पूरी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी अगर मैं मास से इनटू कर दूंगा, उसके बाद प्लस वर्क डन। यहाँ पे बोला गया है वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द सब्सटेंस। अब वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम होता है प्लस, और ये दिया है 85 किलो जूल पर केजी में, 85 किलो जूल पर केजी में। बट पूरे मास के साथ कितना होगा, 5.4 से इनटू करना पड़ेगा, तभी केजी और केजी कट जाएगा, तभी केजी और केजी कट जाएगा। तो यहां से फाइनली मेरे पास आ जाएगा 5.4 माइनस 50 प्लस 85, और यहां से मेरा जो हीट ट्रांसफर है वो कितना आ जाएगा, प्लस 189 किलो जूल। अगर ये Q पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि कंट्रोल वॉल्यूम में हीट एंटर हो रहा है, मतलब वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो सभी स्टूडेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिससे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, वो मेरे को बताए, मैं उससे क्वेश्चन सोल्व करूं। -400 किलो जूल पर केजी। बहुत बढ़िया। ये किसने आंसर दिया? यस सर, यस सर वही होगा सर, मुझे बताया तो। डिक्रीज करेगा 400 किलो जूल। -400। बहुत बढ़िया। इसमें भी हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था ड्यूरिंग द वर्किंग स्ट्रोक ऑफ द इंजन हीट ट्रांसफर हो रही है आउट ऑफ द सिस्टम 150 किलो जूल पर केजी। तो मेरे को सिंपल Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता ही है। अब यहाँ पे हीट ट्रांसफर आउट हो रही है तो मेरे को माइनस में लेना पड़ेगा। पहली बात तो 150 किस में दिया है। अच्छा, साथ साथ में ना यूनिट लिखने की आदत डाल लो ताकि आपका न्यूमेरिकल में यूनिट से मिस्टेक ना हो। क्लियर? इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये आपको निकालनी है, कोई बात नहीं। इफ द वर्क डन बाय द इंजन, अब वर्क डन बाय द इंजन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। 250 किलो जूल पर केजी। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, -150 -250, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 400 किलो जूल पर केजी। अब यहाँ पे एक्चुअल में निकला क्या, एक्चुअल में निकला है कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी डिक्रीज हुई है, -400 किलो जूल पर केजी। अब यहाँ से आप अपना एक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकता है। देखो क्या, अगर मेरे पास ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, यहाँ पे एक पिस्टन था, ये पिस्टन था। अब हुआ क्या, यहां से हीट ट्रांसफर हुई बाहर की तरफ, हीट ट्रांसफर हुई बाहर की तरफ, और उसके बाद क्या हुआ, हीट भी बाहर की तरफ ट्रांसफर कर रही है और हमें वर्क डन मिल भी रहा है, वर्क डन मिल भी रहा है। अगर हीट ट्रांसफर हो रही है बाहर की तरफ और वर्क डन भी मिल रहा है तो गारंटीड है कि यहाँ पे जो पहले इंटरनल एनर्जी होगी U1 वो ज्यादा होगी U2 से। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, हीट ऐड थोड़ी किया है। अगर हीट ऐड की होती तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करनी थी। अब क्या किया आपने, आपका जो पहले सब्सटेंस था उसमें से हीट बाहर निकाल रहे हो, अपनी इंटरनल एनर्जी तो आप वैसे डिक्रीज कर रहे हो, ऊपर से आपने उससे काम भी ले लिया, अब तो और डिक्रीज हो गई। तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप हीट डाल रहे हो तब इंटरनल एनर्जी या तो कांस्टेंट या इंक्रीज हो सकती है, बट अगर आप हीट बाहर निकाल रहे हो और साथ में वर्क भी ले रहे हो
तो गारंटीड है इंटरनल एनर्जी तो डिक्रीज होगी ही होगी। क्लियर यहाँ तक? एक बार और बताना सर ये इंटरनल एनर्जी वाला। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप ही मेरे को आंसर दो। अगर यहाँ पे आपको वर्क मिल रहा होता और यहाँ से हीट ऐड कर रहे होते, तो आप क्या बोलते? आपने कितनी हीट ऐड की? आप बोलते जितनी इतनी हीट मैंने ऐड की। मैंने आपसे पूछा ये क्या लिखा आपने, तो आप बोलोगे सर मैंने जब हीट ऐड की ना तो इस सिस्टम का जो भी यहाँ पे सब्सटेंस है उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की और थोड़ा सा मेरे को वर्क मिल गया। बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको बोला आपने हीट ऐड नहीं की फिर भी आपको वर्क मिल गया, तो क्या बोलोगे? सर हीट ऐड नहीं की फिर भी वर्क मिल गया, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो कहने का मतलब जब आपने हीट नहीं दी तो वर्क कैसे मिला आपको? जब आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज की। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर आप हीट ऐड नहीं करोगे तो वर्क ऑन द एक्सपेंस ऑफ, आप बोलोगे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने पर मेरे को वर्क मिला। तीसरी चीज मैं आपको बोलूं आप हीट भी बाहर निकाल रहे हो साथ साथ में और आपको वर्क भी मिल रहा है, तो गारंटीड है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज ही की होगी, तभी तो वर्क मिला है आपको और साथ में हीट भी बाहर निकाल रहे हो गया क्लियर? ठीक है सर। यस सर। चलिए ऐसे न्यूमेरिकल से अपने कंसेप्ट भी क्लियर करते रहना है साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करो। अच्छा इसके लिए मैं एक कंसेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूँ। आर की वैल्यू, बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर आर की वैल्यू क्या होती है, उसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो मैं अभी बताने वाला हूँ सिर्फ 2 मिनट लगेंगे बट समझना सभी ने। चौथा जूल। हाँ जी देखिए आर की वैल्यू अगर मैं पूछूं आपसे क्या होती है तो क्या बोलोगे? कौन सी आर सर? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या कैरेक्टरिस्टिक? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की 8.314। आगे क्या होता है यूनिट? किलो जूल पर किलोग्राम के लिए। हाँ यहाँ पे सभी स्टूडेंट को मिस्टेक है, डाउट है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं लिखता हूँ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये सभी ने देखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, एन क्या है यहाँ पे? मोल। टेम्परेचर किस में होता है? नंबर ऑफ मोल। और टेम्परेचर किस में होता है? केल्विन में। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं आर के यूनिट क्या है, आर के यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जूल पर मोल केल्विन। यहाँ पे आर के यूनिट क्या है? जूल पर मोल केल्विन है या नहीं है? जिसको नहीं समझ में आ रहा, अगर मैं आर के यूनिट जूल पर मोल केल्विन लिखता हूँ और इनटू में यहाँ टेम्परेचर होता है तो केल्विन, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल होते हैं तो मोल, तो मोल से मोल कट जाएगा, केल्विन से केल्विन बच जाएगा, तभी तो जूल में आंसर आएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आर की वैल्यू, जो आर के यूनिट है वो क्या है? जूल पर मोल केल्विन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जो पीवी है वो आपने जूल के बराबर लिया क्योंकि पीवी वर्क होता है। हाँ बिल्कुल ठीक। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब होता क्या है कि जो n नंबर ऑफ मोल है इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ठीक है, नंबर ऑफ मोल जो है वो मॉलिक्यूल्स, जैसे एयर के लिए अलग, वाटर के लिए अलग, आर्गन के लिए अलग, हाइड्रोजन के लिए अलग, उसका मोलिकुलर मास कितना है उसके ऊपर नंबर ऑफ मोल डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो n की वैल्यू स्मॉल m अपॉन m है, इसके यूनिट क्या होते हैं? इसके यूनिट क्या होते हैं? मैंने n की जगह स्मॉल m अपॉन m लिखा, मोलिकुलर मास, तो इसके यूनिट क्या होते हैं? देखो स्मॉल m होता है ग्राम में, कैपिटल M होता है ग्राम पर मोल में। स्मॉल m होता है ग्राम में, कैपिटल M होता है ग्राम पर मोल में। ठीक है, बट अगर मैं इस स्मॉल m को यहीं रहने दूं, R बटे में ग्रेटर M कर दूं, इनटू में T कर दूं और यहाँ पे PV रख दूं, तो यहाँ पे इसके यूनिट क्या बन गए? इसके यूनिट क्या बन गए? देखो R अपॉन M, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर मोलिकुलर मास का क्या यूनिट बन गया? देखो
इस आर के क्या यूनिट थे? जूल पर मोल जूल पर केल्विन। मोल केल्विन। ठीक है, अब इस एम के क्या यूनिट होते हैं? ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। तो जब मोल से मोल कट गया तो इसके यूनिट क्या बने? जूल पर ग्राम केल्विन, यही बने। यस सर। ठीक है, अब ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन इसका कोई भी गैस है, अगर एयर है तो एयर, कोई भी आर्गन है तो उसका मोलिकुलर मास जो भी होगा, तो आर अपॉन एम की वैल्यू हो गई जे। अब यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एम आर टी लिखते हो आप, ये फाइनल इक्वेशन लिखते हो। अब इस आर की वैल्यू क्या होती है? इस आर की वैल्यू होती है ये। अब देखो, ये आर है जूल में, इस आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर ग्राम केल्विन, डिवाइड बाय, जैसे एयर के लिख रहे हैं तो एयर का होता है 29। तो जब इसको डिवाइड करते हो इसका आंसर आएगा 0.286 किलो जूल पर केजी केल्विन। इस आर की वैल्यू जो होती है वो 0.286 किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। और इस आर की एयर के लिए ना वैल्यू, सर? हाँ, और इस आर की वैल्यू, हाँ एयर के लिए, और इस आर की वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल पर ग्राम केल्विन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, आपको तो आंसर चाहिए होता है किलो जूल पर, किस में चाहिए होता है? किलो जूल पर केजी केल्विन में चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस जे में, इस जे को किलो बनाना है, इस ग्राम को भी किलो बनाना है, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो किलो जूल पर केजी में आंसर आता है। तो फाइनली आपको माइंड में क्या रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं फाइनल बताता हूँ आपको याद क्या रखना है। ये कहानी याद नहीं रखनी, या जिसको समझ में आई वो अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आई ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैं डायरेक्टली अब आपको बताने वाला हूँ कि याद क्या रखना है आपको। देखो, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब देखो, आपको बस इतना याद रखना है कि जो आर की वैल्यू होती है वो 8.314 जो आप लिखते हो, ये जूल पर मोल केल्विन में होती है, जूल पर मोल केल्विन में होती है। बट अगर पीवी इज इक्वल टू एम आर टी लिख रहे हो तो, बट अगर पीवी इज इक्वल टू एन आर टी लिख रहे हो तो इस आर की वैल्यू तो ये होगी। बट पीवी इज इक्वल टू एम आर टी लिख रहे हो, एम आर टी लिख रहे हो, तो इस आर की वैल्यू क्या होगी? 0.286 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये दो बातें आपने याद रखनी है बस। अब यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका फॉर्मूला हमने देखा था 3/2 एन आर डेल्टा टी होता है। अब यहाँ पे आर कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पे एन है, अगर यहाँ पे एन है तो ये आर कौन सा होगा? ये आर होगा ये वाला। तो यहाँ पे इस आर की वैल्यू रखनी है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अब जल्दी से आंसर सोल्व कर दो इसका। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, एक बार देखोगे और समझ में आ जाएगी चीज। अब इसका आंसर निकाल के दो मेरे को, क्या आंसर आएगा इसका? सर बस मेरे को एक छोटा सा डाउट है, एक तो बड़ा आर लिया है आपने, दोनों बड़े आर लिए है, एक तो लिया 8.314। इसको ऐसा लिख लो, ये कौन सा आर कहाँ लगाना है? पीवी ये बराबर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। कहने का मतलब है जब भी आपको एन दिख जाए ना, यहाँ पे एन, हाँ हाँ एन आर टी दिखे तो ये आर लिखना है आपको, हाँ, ये वाला। बट हाँ, अगर पीवी इज इक्वल टू एम आर टी दिखे, एम आर टी, हाँ, तो हाँ, ये आर कौन सा रखना है? ये वाला आर। हाँ ठीक है। सर अब इस फॉर्मूले कहाँ में, पे? इस फॉर्मूले में आपको ये स्मॉल एन दिख रहा है, तो कौन सा रखोगे? ये वाला या ये वाला? ये वाला रखोगे। सर हाँ जी, सर कहाँ पे एन देखना है और कहाँ पे एम देखना है, कैसे पता चलेगा? नहीं, ये तो आपको इक्वेशन में गिवन होगा ना कि नंबर ऑफ मोल दिए हैं या मोलिकुलर मास दिया है, क्या दिया है? तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी दिया है अगर, तो नंबर ऑफ मोल दिए हैं। पीवी इज इक्वल टू एम आर टी दिया है तो मोलिकुलर मास के बारे में बात हो रही है। तो जब ये वाला आर लिखोगे तो कौन सा लिखोगे? 8.314 वाला जूल पर मोल केल्विन। और जब ये लिखोगे तो 0.286 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब इसमें ना कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इस एन को काटने के लिए नीचे मोल होना जरूरी है।
और इस m को काटने के लिए नीचे kg होना जरूरी है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार पीछे की स्लाइड दिखाओगे, पीछे की स्लाइड? पीछे की स्लाइड तो बेटा वो इरेज कर दी है, मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ले लिया था वैसे, बस उसमें एक ही चीज में पूछना था और तो बाकी सारा क्लियर था। चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देखोगे ना वीडियो ये वाली तो समझ में आ जाएगा। मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा रिकॉर्डिंग। इसका मेरे को आंसर दोगे कोई स्टूडेंट? फाइनल टेम्परेचर निकालना है। 400 आ रही है। 400 केल्विन। 400 केल्विन। हाँ सर 400 भी आ रही है, लेकिन सर और मतलब 600 भी आ रही है सर। माइनस प्लस में थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं सोल्व कर देता हूँ इसको। केल्विन। हाँ देखो, ये क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ जाती है। अब यहाँ पे 5000 जूल ऑफ हीट आर एडिड टू, एडिड लिखा है तो प्लस में आएगा माइनस में? हीट ऐड हो रहा है, प्लस में आएगा सर। प्लस टू। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 मोल्स। अब जैसे ये मोल्स आया, अगर मैं एग्जामिनेशन में बैठा होता तो जैसे यहाँ पे मोल आया तो मेरे को पता है इस फॉर्मूले में ये n की वैल्यू 2 रखनी है। ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इनिशियली एट द टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन व्हाइल द गैस परफॉर्म्स 7500 जूल ऑफ वर्क। अब परफॉर्म किया है, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? सर इसका आंसर 754.8 वर्क पॉजिटिव लिया जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये वर्क पॉजिटिव लिया जाएगा नेगेटिव? पॉजिटिव से। पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि परफॉर्म किया है। पॉजिटिव लिया जाएगा वर्क। हाँ, तो यहाँ पे W को पॉजिटिव ही रखो, ये माइनस का माइनस ऐसे रहेगा, W पॉजिटिव में रखो तो 7500। अब 7500 किस में था? जूल में। 5000 किस में था? जूल में। तो फाइनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस में आया? जूल में। -25 माइनस में सर। ठीक है, अब मेरे को पता डेल्टा यू की ये वैल्यू, तो -2500 इज इक्वल टू 3/2 NR डेल्टा टी। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/3 इंटू -2500 डिवाइड बाय N और R। यहां तक सभी स्टूडेंट को पता है। अब 2/3 NR, N की वैल्यू क्या लिखो? 2, क्योंकि 2 मोल्स है। R की वैल्यू क्या लिखोगे? 8.314, वो भी जूल में। क्यों जूल में? क्योंकि ये भी जूल में है 2500। इसको कैलकुलेट करो जरा, डेल्टा टी कितना आएगा माइनस का? सर ये 8.314 जूल क्यों रखा है? क्योंकि 2500 नहीं, 2500 किस में था? 100.28 आया सर। 2500 जूल में था ना? हाँ हाँ। और 8.314 तो खुद जूल में होता है। नहीं, जूल पर मोल पर केल्विन होता है ना सर? हाँ, तो ये भी जूल में है और ये भी जूल में है, तो सही तो है। -100.23 माइनस आर के यूनिट तो जूल पर मोल पर केल्विन होती है ना? हाँ बेटा, वही तो बता रहा हूँ, ऊपर भी जूल है नीचे भी जूल है, तो ठीक तो है। ऐसा नहीं ना होना चाहिए एक जगह किलो जूल हो दूसरी जगह जूल हो। सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपने आर की यूनिट क्या बताई है? जूल पर मोल पर केल्विन, जो आपने लिख रखा है, खुद ही लिख रखा है आपने। हाँ बिल्कुल। हाँ ये लिख रखा, तो यहाँ पे आपने आर जूल क्यों लिखा है? बस ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। अरे लिख लो नीचे, लो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ 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 ठीक। हाँ चलिए, डेल्टा टी की वैल्यू क्या आई आपकी? 100.2 आया। -100.23 100.23, 100 मान के चल पड़ते हैं, ठीक है, 100 केल्विन। अब ये डेल्टा टी का मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर में अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आज आपको आ जाएगी कि चेंज इन टेम्परेचर इनिशियल माइनस फाइनल होगा या फाइनल माइनस इनिशियल होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1। फाइनल माइनस इनिशियल सर, आप बोले हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, TF माइनस T इनिशियल इज इक्वल टू -100। अब इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 500, तो TF फाइनल कितना आ जाएगा? 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400 केल्विन। 399.7। हाँ मतलब वही लगभग 400 के करीब आंसर आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से ना अपना कंसेप्ट क्लियर करो। पहले बात तो ये, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बस वही सर यूनिट में थोड़ा सा मतलब कि ऐसा वैसा लगने लगा। हाँ, अब जब मेरे साथ आपने सोल्व किया, मेरे साथ सोल्व किया, तो यूनिट में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, एक बार देखना पड़ेगा सर, एक बार फिर से अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। हाँ, और जो ये 500 आपने यहाँ पे प्लस का लिया है, ये वहां जाके प्लस का हो गया या 500 ऑलरेडी प्लस में था ये? नहीं, वहां जाके प्लस में हो ना बेटा। ये सिंपल मैथमेटिक्स तो आप देखो ध्यान से। मैं ये तो समझ गया, बस मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें लिखा हुआ है इनिशियली एट ए टेम्परेचर 500 केल्विन। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं अपना एक और, मेरे साथ रहना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। अब देखो, एक्चुअली में जब मैंने इस क्वेश्चन स्क्रीनशॉट एक बार छोड़ लेना है बस एक बार। हाँ, वो अब इरेज हो गया, वो वीडियो में देख लेना आप, मैंने इरेज कर दिया। अब देखो यहाँ पे 5000 जूल, इससे हम अपनी थ्योरी थोड़ी सी स्ट्रोंग करते हैं। अब मेरे को बताओ सिस्टम में हीट कितनी गई? 5000 जूल। और आपने सिस्टम से वर्क कितना ले लिया? 7500 जूल। आप एक बात देखो, जितनी सिस्टम में आपने हीट दी उससे ज्यादा वर्क ले लिया आपने उस सिस्टम से। मैं बता रहा हूं, जब ABCD ऑप्शन था आपके पास एग्जाम में, स्मार्ट तरीका क्वेश्चन सोल्व करने का, बाकी स्टूडेंट से आगे निकलने का तरीका बता रहा हूं। अगर ये एक ब्राइट स्टूडेंट करता तो कैसे करता? वो ये सोचता, यार 5000 जूल तो मैंने हीट दी, 7500 जूल मैंने वर्क ले लिया उससे, मैंने उसको खाना तो कम खिलाया, उससे काम ज्यादा ले लिया, तो गारंटीड है उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज की होगी। यस और नो? एनर्जी डिक्रीज की होगी। यस सर। और मेरे को पता है इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज किया है तो गारंटीड है जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। अब ऑप्शन सपोज करो होता 600, 800, 1200, 400, तो मैं यहां से तो डायरेक्टली निकाल देता 400 आंसर, मेरे को तो सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता भाई फाइनल टेम्परेचर तो 500 से कम ही आने वाला है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसको खाना कम खिलाया है, काम ज्यादा ले लिया है, उसको हीट कम ऐड कराई है, काम तो मैंने बहुत ज्यादा ले लिया। अब काम बहुत ज्यादा ले लिया है, कहाँ से ये काम जनरेट हुआ होगा? कहाँ से ये काम जनरेट हुआ होगा? उसकी इंटरनल एनर्जी से। उसकी इंटरनल एनर्जी से अगर जनरेट हुआ होगा तो इंटरनल एनर्जी उसकी जो पहले थी अब फाइनली कम होगी, क्योंकि उसने कुछ वर्क भी कर दिया। अब अगर फाइनली इंटरनल एनर्जी कम हो गई है तो टेम्परेचर भी फाइनली कम हो गया होगा। तो इतना तो गारंटीड है मेरा जो आंसर आने वाला है वो 500 से तो कम आएगा। अब 500 से कम देख लो कौन सा ऑप्शन है, डायरेक्टली टिक लगा दो, क्वेश्चन सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोलते हो? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहा सर। लिए जल्दी से क्वेश्चन सोल्व। सर पहले केस में आएगा 120 केल्विन। गुड। सेकेंड में भी से उतना ही आएगा 120। यस सर, दूसरा 120 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यस सर। इसने बोला इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करके बता दो, कंप्यूट द इंटरनल एनर्जी चेंज एंड द टेम्परेचर चेंज फॉर द टू प्रोसेस। अब दो प्रोसेस है, एक मोल है और मोनोएटॉमिक गैस है। अच्छा, पहला प्रोसेस देखते हैं। मेरे को पता है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है। पहले केस में 1500 जूल ऑफ द हीट आर एडिड, ऐड किया तो प्लस में आएगा, टू द गैस एंड द गैस डज नो वर्क, गैस ने कोई वर्क नहीं किया, जीरो।
तो डेल्टा यू हो गया 1500। नो वर्क इज डन ऑन द गैस, ना तो गैस पे वर्क किया है ना गैस के ऊपर वर्क किया है, तो डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 1500। और डेल्टा यू किसके बराबर होता है? 3/2 एन आर डेल्टा टी के। अब 3/2 एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 8.314 और डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 720 आ रहा। 120। अच्छा, जब मैंने दूसरा प्रोसेस देखा तो 1500 जूल ऑफ द वर्क आर डन ऑन द गैस। अब क्या है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन में ये वर्क डन कितना है? माइनस का 1500, माइनस लिखेंगे प्लस? माइनस सर, माइनस। माइनस लिखेंगे। और गैस डज नो वर्क, नो हीट इज एडिड और टेकन अवे फ्रॉम द गैस, तो ये भी जीरो। तो देखा जाए तो डेल्टा यू आपका हो गया ये। अगर डेल्टा यू ये है तो इसका भी डेल्टा टी क्या आएगा? 120। 120। हाँ, अब यहां से अपनी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, थ्योरी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखो ध्यान से, सबसे पहले ये बताओ कि इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है? पॉइंट फंक्शन। तो क्या इंटरनल एनर्जी को कोई लेना देना है कि वो कौन से पाथ से फॉलो हो रहा है? नो सर। नो सर। तो देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो कि फंक्शन होता है टेम्परेचर का, वो दोनों के केस में 120 आया है। तो इसको मतलब है इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। एक बार जब कोई हीट नहीं ऐड की और दूसरी बार जब कोई वर्क नहीं ऐड किया, तो इसको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डेल्टा टी की वैल्यू डेल्टा यू की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो स्टेट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, वो सिर्फ दो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि प्रोसेस कौन सा था। क्लियर? ये क्वेश्चन सोल्व कर दो। सर इसके आंसर 40 हो गया सर, आपने बताया था, मैंने पूछा था। इसका आंसर 40 होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अभी। 40 मीटर पर सेकंड सर। बहुत बढ़िया। मेरे साथ स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लिखो सभी। H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 GZ1 Q H2 C2 स्क्वायर बाय 2 GZ2 प्लस वर्क डन। अच्छा, ये इंथैल्पी, किनेटिक एनर्जी और ये स्पेसिफिक होती हैं या क्या होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं सर। ये स्पेसिफिक होती हैं। इसको मास के साथ इंटू करना पड़ेगा अगर आपको कंप्लीट सिस्टम का चाहिए। अच्छा, इन्होंने बोला है परफेक्टली इंसुलेटेड, ये जीरो। डूइंग नो सॉफ्ट वर्क, ये भी जीरो। ये भी जीरो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे GZ1 GZ2 इसलिए जीरो क्योंकि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सिचुएशन में पड़ी हुई है। तो डायरेक्टली H1 इज इक्वल टू C1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2। अब a small stream vessels cause a drop of 0.8 kilojoule per kg in enthalpy। अब यहाँ पे ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप। अच्छा, इस ड्रॉप का मतलब क्या हुआ? H1 माइनस H2 की वैल्यू 0.8 है या H2 माइनस H1 की वैल्यू? H2 माइनस H1 सर, फाइनल और इनिशियल कम हुआ है इसका मतलब। एक बार सोच लो सभी स्टूडेंट। H1 माइनस H2। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये 0.8 H1 माइनस H1 H1 माइनस माइनस H2 है। H1 माइनस 2। H1 माइनस H2 का हुआ सर। ड्रॉप के लिए सर। हाँ, हाँ ठीक है। सर ड्रॉप यहाँ पे मतलब माइनस होता है, तो फाइनल माइनस ड्रॉप का मतलब माइनस। हुआ कि हम पहले आगे बढ़े और फिर गिर गया सर, तो इसका मतलब कि हम पहले H2 पहुंचे फिर H1 पे आ गए, तो इसलिए हमारा वैल्यू H2 माइनस H1 होगी सर। अच्छा ओके,
कम होता है सर, मतलब कि ड्रॉप हुआ, गिर गया उसका, जैसे देखो, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, टेम्परेचर मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आपके पास ये एक गैस थी, इसमें H1 इंथैल्पी थी, इसने कोई प्रोसेस किया, फाइनली H2 यहाँ पे पहुंचा, और मैंने ये बोला कि भाई इंथैल्पी ड्रॉप कर गई 0.8, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि पहले जितनी थी और अब जितनी बची है वो 0.8 ड्रॉप कर गई। अगर इनिशियली H1 थी और जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो H2 हो गई, तो मैंने आपको बोला 0.8 किलो जूल पर केजी आपकी इंथैल्पी ड्रॉप कर गई, तो क्या बोलोगे? H1 माइनस H2 ही बोलोगे कि भाई इतनी थी मेरे पास और इतनी बच गई, कितनी? 0.8, इतनी टोटल कम हुई है मेरी। अगर आप घर से चले हो, आपकी जेब में 100 रुपया था और जब आप दुकान पे पहुंचे आपकी जेब में 90 रुपए बचे, तो कितने पैसे ड्रॉप हुए? 10 रुपए ड्रॉप हुए? यस और नो? यस सर। तो वैसे ही इंथैल्पी आपकी H1 थी, फिर ड्रॉप हो गई, तो H1 माइनस H2 की वैल्यू 0.8 है, ये ध्यान में रखना, ठीक है? तो यहाँ पे H1 माइनस H2 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, द kinetic एनर्जी ऑफ द स्टीम एट द एंट्री इज निग्लिजिबल, तो C1 तो 0 हो गया, तो यहाँ पे H1 माइनस H2 की वैल्यू होगी 0.8, पहली बात, ठीक है? इनटू में कर दोगे 2, क्लियर? अब यहाँ पे जो उस दिन भी मैंने आपको एक बात बताई थी, H1 दिया हुआ है किलो जूल पर केजी केल्विन में, और इस C1 को, इस पूरे को किलो जूल बनाने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, बताया था ये बात? यस सर, बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2000। अगर सर ये किलो जूल हो जाता है तो हमारी वैल्यू किलोमीटर पर सेकंड में क्यों आनी चाहिए ना सर? नहीं 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 बेटा, ये है एनर्जी, ये है एनर्जी। आप मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है उसको मत कैलकुलेट करो, इस पूरी एनर्जी को कैलकुलेट करो, क्योंकि ये बीच में इक्वल टू साइन है। ऐसे तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, H1 है जिसमें U प्लस PV है, ये भी एनर्जी है। तो देखो सब कुछ किलो जूल में है ना, किलो जूल किलो जूल किलो जूल किलो जूल, तो सब कुछ किलो जूल के लिए नीचे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है दोनों जगह किलो जूल बनाने के लिए। ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है, समझ लेना इसको, ठीक है? तो यहाँ पे C2 फाइनली क्या आ जाएगा? 0.8 इंटू 2000 अंडर रूट, और इसका आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। सर ये आपको क्रॉस क्यों किया था, बस एक बार बता दो। C1 सर ये मीटर पर सेकंड में कैसे हो जाता है सर? हाँ जी, पहले आप एक बात ये करो, अंडर रूट 2 इंटू 0.8 इंटू 1000 की वैल्यू निकालो। सर ये C1 स्क्वायर आपने नेगलेक्ट क्यों किया? तो क्या रूट 100 आया तो? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है निग्लिजिबल एंट्री पे, इसलिए मैंने काइनेटिक एनर्जी C1 को 0 ले दिया। ठीक है सर। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हो? ठीक है सर, कह रहा सर इसकी यूनिट्स मीटर पर सेकंड में कैसे हो जाती है सर? एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते प्लीज। हाँ, आपको बस देखो, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। जब आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखो, ये जब हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को ड्राइव किया होगा ना, ड्राइव किया होगा, तो बहुत सी एजम्पशंस लेकर काम किया होगा और फाइनली हम यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो जब आपने ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखनी है तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए? आपके माइंड में होना चाहिए, क्या ये इंथैल्पी किलो जूल पर केजी में दी है या जूल पर केजी में दी है? अगर तो जूल पर केजी में दी है तो यहाँ पे C1 स्क्वायर बाय 2 सिंपल रहेगा, यहाँ पे 1000 से डिवाइड नहीं होगा, ना यहाँ पे डिवाइड होगा ना यहाँ पे डिवाइड होगा,
ना ही यहाँ पे डिवाइड होगा। बट अगर H1 आपको किलो जूल पर केजी में दिया है तो आपको, अगर ये किलो जूल पर केजी में है तो इसको भी किलो जूल बनाने के लिए 2000 से डिवाइड करना पड़ेगा, पहली बात। उसके बाद इसको भी किलो जूल बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये भी देख लो ये किस में दिया है, कभी कभी ऐसा होता है ये जूल और ये किलो जूल में दे दिया जाता है, तो आपको सारे यूनिट एक जैसे रखने हैं। अगर ये मान लो किलो जूल में है तो इसको क्यू का क्यू रखना पड़ेगा। बट अगर क्यू मान लो जूल में होता, बाकी सब कुछ किलो जूल में होता, तो इसको भी 1000 से डिवाइड कर देते। फिर क्या करते हैं, इन तीनों को 1000 से डिवाइड करने से अच्छा है इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस G Z1 प्लस Q इज इक्वल टू, यहाँ पे पूरी इक्वेशन। सर इस केस में वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी सर? मीटर पर सेकंड ही रहेगी। अच्छा सर, किलो में नहीं जाना है। वो तो देखो जब आप पूरी एनर्जी की बात करोगे तो किलो जूल की बात होगी, इसके इंटरनल यूनिट तो वही रहेंगे, ये मीटर पर सेकंड और ये मीटर में। लिख लो अपनी कॉपी पे लिख लो, C भी मीटर पर सेकंड में और Z भी मीटर में। कोई बात नहीं, क्वेश्चन सोल्व करते करते आ जाएगा। क्या है जेड? तो सर हाइट होगी ना, मीटर में होगी जेड। हाँ हाइट मीटर में होगी और C मीटर पर सेकंड में होगा। चलिए ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। जेड भी मीटर पर सेकंड बोला था। जेड मीटर में होगा, सॉरी मीटर में। ठीक, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। सभी माइक ऑफ करके सोल्व करेंगे, माइक ऑफ करके सोल्व करेंगे सभी। हाँ जी बोलिए। सर हाँ जी बोलिए बोलिए। सर मेरे पे आपका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज टूट के आ रही है। दोबारा को बोलिए एक बार, क्या बोल रहे हो? सर आधे घंटे से इसमें लगा हुआ हूँ, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। फिर इतनी देर में दिखाई भी नहीं दे रहा हो कुछ इसमें। अनिल बात कर रहे हो ना बेटा? आपके कुछ नेटवर्क इशू होगा आपके ना इलाके में इस टाइम पे, बाकी सभी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अभी इसके रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, जस्ट क्लास खत्म होते ही। बट मैं कोशिश कोशिश कर रहा हूँ, हो जाए हुआ ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ आप बार बार आ रहे हो अंदर और कभी कभी एग्जिट हो जा रहे हो। कोशिश किया करो कि नेटवर्क थोड़ा सा सही पॉइंट पे आ जाओ, आप वहाँ पे आप स्टडी करो। बट अगर नहीं हो पा रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ आपको। डाटा तो मेरा पूरा 1.5 GB पूरा के पूरा है, मैं देखा ही नहीं कुछ ज्यादा, थोड़ा ही बहुत देखा। तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगी आपके इलाके में, कुछ प्रॉब्लम होगी अभी फिलहाल। सुन ले रहा हूँ, जब तक सुनेगा तब तक। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी सर। जहाँ पे भी कोई डाउट आए पूछ लेना आप। रिकॉर्डिंग जब आप देखोगे ना, क्योंकि आप क्लास में अवेलेबल नहीं हो पाए, रिकॉर्डिंग देखोगे, जैसे जैसे जहां जहां डाउट आएगा मेरे को मैसेज डालते रहना, मैं आपको आंसर देता रहूंगा व्हाट्सएप पे। हाँ जी बताओ क्या आंसर आया इसका? सर 901। आंसर बताएगा कोई?
सर 911 किलोवाट। 911 किलोवाट लगभग लगभग सही है, बट एग्जैक्टली सही नहीं है। 901 पॉइंट कुछ है सर किलोवाट। हाँ बहुत बढ़िया, 901 ही आंसर है इसका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो इसको करने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, आराम से। आपको बताया है कि क्वेश्चन सोल्व करने का पहला तरीका यही है, जल्दी से अपनी इक्वेशन लिख लिया करो ताकि आपको ध्यान में रहे। अच्छा क्या क्या दिया है यहाँ पे? सबसे पहली बात, ये तो निगलेक्ट ही हो जाता है, इसको निगलेक्ट कर देते हैं। अब स्पेसिफिक इंथैल्पी दी है और वेलोसिटी दी है स्टीम इनलेट की और एग्जिट की, मतलब H1 और H2 दिया हुआ है, ठीक है। H1 की वैल्यू क्या है ये, और H2 की वैल्यू क्या है ये, यहां तक क्लियर हो गया। यहाँ पे C1 की वैल्यू दी है, ये C2 की वैल्यू दी है। द रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द, हीट लॉस है, हीट लॉस का मतलब क्या है, सिस्टम से बाहर आ रही है, तो प्लस में लूंगा माइनस में लूंगा? माइनस में लेंगे। माइनस में, तो यहाँ पे मैं माइनस का 5 लिख लेता हूँ। फ्रॉम द टर्बाइन पर केजी ऑफ द स्टीम फ्लो रेट इज 5 किलो जूल। आपको पता है सब कुछ स्पेसिफिक होता है, पर केजी में बोला ही है इसने, तो डायरेक्टली इसको 5 ले लिया, 5 किलोवाट। अब मेरे को पता चल गया ये क्यों किलो में दिया है, तो मेरे को ये HV किलो में रखना है और ये भी किलो में बनाना है। 2000 कर देंगे इसको। हाँ, उसके बाद बोला निग्लेक्ट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो हम कर चुके हैं। द पावर डेवलप्ड इन किलोवाट बाय द स्टीम टरबाइन पर केजी, मेरे को W किलोवाट में ही निकालना है, तो सिंपल सी बात है। H1 की वैल्यू बताओ कितनी है? 3250। 3250 किस में है ये? किलो जूल पर केजी में, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस C1 की वैल्यू 1880 180 अपॉन 200, 180 का स्क्वायर अपॉन 2000 समथिंग सर किलोवाट। हाँ, ये 2000 इसलिए से डिवाइड किया क्योंकि ये भी किलो में है, ये भी किलो में है, इसको भी किलो में बनाना है। इज इक्वल टू H2 की वैल्यू है 2360 और C2 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस में W। अब बताओ W का कैलकुलेशन करके क्या कितना आ रहा है? $901 किलोवाट आएगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सर जो ये पोटेंशियल एनर्जी नेगलेक्ट करी है, ये जब क्वेश्चन में दे रखा है तभी करनी है ना नेगलेक्ट? हाँ हाँ, यहाँ पे दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी, निगलेक्ट कर दो। नहीं, इस क्वेश्चन में तो दे रखे, मतलब किसी भी क्वेश्चन में जब दे रखे तभी नेगलेक्ट करना है ना उसको? हाँ तभी करना है, वैसे मैक्सिमम 99% केस में निगलेक्ट ही करना पड़ता है। सर मेरा 901 किलोवाट तो नहीं आया। कितना आया? सर मेरा 901 किलोवाट तो नहीं आया। कितना आया? 868.7। कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी कहीं पे, देखो। सेम वैल्यू रख रहे हैं सर, जैसे जितना आप 99% इधर रखे हैं ना उतना ही। 99% हम नेगलेक्ट ही करते हैं, चाहे क्वेश्चन में दे रखी हो चाहे ना दे रखी हो। नहीं, क्वेश्चन में अगर बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लेना है तब तो लेना ही पड़ेगा। दो केस होते हैं, या तो बोल देता है निगलेक्ट कर दो, या तो वो देता ही नहीं है तो निगलेक्ट ही कर देते हैं उसको। हाँ, जब देता भी नहीं है, ठीक है। और सर वो एक इन्होंने किसी ने डाउट पूछा था स्लोप वाला, वो डाउट क्लियर हो गया? आपने कहा मैं सोच के बताऊंगा उस डाउट के बारे में। हाँ वो अभी बताया तो है आपको इस वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में। हाँ हाँ, वो आपने को कहा था उसमें चेंज कर देना है उसको। हाँ बस वो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, चेंज कर देने हैं। हाँ 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 ठीक है। और बस मेरा एक थोड़ा सा, एक बार प्लीज थोड़ा सा इरिटेट मत होना, बस मेरा ये डाउट हो रहा है कि जब पोटेंशियल को नेगलेक्ट क्यों करते हैं सर, इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि दोनों की हाइट बराबर होती है। हाँ, मतलब मान लो एक पाइपलाइन पड़ी है आपकी ऐसी, और हाँ, जमीन से दोनों की हाइट सेम है, जमीन से दोनों की हाइट सेम है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं कुछ।
बट अगर पाइप ऐसी होती सर, जैसे हम अगर पाइप ऐसी होती जैसे सर हम स्टडी फ्लो पढ़ते हैं तो उसमें तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती कुछ ना कुछ। हाँ, और नहीं सर, मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ, जब स्टडी फ्लो पढ़ते हैं तो उसमें इनलेट की जो हाइट होती है वो तो कम होती है, जो आउटलेट की हाइट होती है वो ज्यादा होती है। मैं आपको तो इसकी इसीलिए इमेज यहाँ पे भेज दूंगा हमने सर। यहाँ पे इस इक्वेशन में GZ1 GZ2 लिया था, बट क्वेश्चन सोल्व करते हुए निगलेक्ट कर देते हैं। इक्वेशन में तो है ही। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब वो बस मेरा, इसलिए मेरा डाउट क्रिएट हुआ कि वो क्वेश्चन में हम नेगलेक्ट करते हैं, जब दे रखा है तभी तो नेगलेक्ट करेंगे सर, अगर नहीं दे रखा तो नेगलेक्ट नहीं करना है ना। हाँ बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर दे रखा है जब नेगलेक्ट करना है, अब नहीं दे रखा तो उसको लेके चलना, उसको नेगलेक्ट नहीं करना। बिल्कुल। चलिए, जिसका ये आंसर सभी स्टूडेंट का कैलकुलेशन में यही आंसर आया है, एक स्टूडेंट को छोड़ के? मेरा तो आ रहा था 868.7। हाँ, बाकियों का? सर इसका आंसर सही आता है, 9901 ही आता है ना सर, लेकिन जो पीडीएफ आपने भेजी है। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। देखो, पीडीएफ में आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो, उसमें जी कुछ चीजें गलत मिसप्रिंट हैं, जो टाइप करने वाले हैं उन्होंने कुछ मिसप्रिंट कर रखा है, बट आप आंसर पे रहो, आंसर करेक्ट होना चाहिए आपका। नहीं सर, सही आता है ये। इसमें ना पीडीएफ में सर एक जगह जी की वैल्यू लिख रखा है इन्होंने, तो इसलिए 868 आ जाता है जो वो बता रहे हैं, 9.81 जो बता रहे हैं। 9.81 से मतलब डिवाइड कर दिया गया है। नहीं, वो गलत नहीं, इसमें तो जी का वैल्यू ले ही नहीं है, तो इसमें इसलिए जी वो का 868 वैल्यू ले ही आ नहीं है। जाता है सर। चलो इसको कैलकुलेशन कर लेना एक बार, ठीक है? हाँ, ये सही है सर, 901 ही आता है। ठीक है, इसका करो सोल्व। बहुत ही इजी है ये वाला भी। आपको मैंने एक टर्म बताई थी, वॉल्यूम फ्लो रेट, सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास में हमने वॉल्यूम फ्लो रेट पढ़ा था। डिस्चार्ज रेट ना सर, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है? देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 145 पॉइंट प्रेशर बताना है कितना है। देखते हैं, यहाँ पे एक फ्लो एनर्जी दी हुई है 0.124 मीटर क्यूब पर मिनट में। क्लियर? ये बोला है कि फ्लूइड क्रॉस कर रहा है सिस्टम की बाउंड्री, ठीक है? जो फ्लो एनर्जी है किसकी, फ्लो एनर्जी दी हुई है 0.124 मीटर क्यूब पर मिनट। देखो, कभी कभी ना आपको यूनिट देख के ही पता चल जाता है ये किसके यूनिट है। डिस्चार्ज है ना सर ये? हाँ जी, डिस्चार्ज है ना सर ये? हाँ। देखो, अगर डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो डिस्चार्ज हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड। तो अगर मीटर क्यूब पर मिनट में दिया है, इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 0.124
मीटर क्यूब पर मिनट में दिया है, मीटर क्यूब पर सेकंड में करना है, तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब देखो क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में यहाँ पे इनलेट कहीं लगा होगा, यहाँ पे कहीं आउटलेट लगा होगा, तो यहाँ से कोई एनर्जी जो कि एक डिस्चार्ज है, एक पानी है या फ्लूइड है, वो बाहर की तरफ को जा रहा है। अब ये बताना है, प्रेशर बताना है उस पॉइंट पे जब ये वाला डिस्चार्ज हो रहा हो। तो फ्लो एनर्जी 18 किलोवाट दिया है। अच्छा, मैं आपको बोलूं पावर क्या होती है, आप क्या बोलोगे? डूइंग वर्क सर, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू वेलोसिटी 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने, पावर क्या होती है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब फोर्स क्या होता है? अब मान लो ये पिस्टन था, मैं पिस्टन का नीचे का हिस्सा दिखा रहा हूँ। पिस्टन का नीचे के हिस्से में देखो, यहाँ भी एक प्रेशर पड़ेगा, यहाँ भी एक प्रेशर पड़ेगा, हर जगह कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं? प्रेशर इनटू टोटल एरिया, ये होता है पिस्टन के ऊपर फोर्स जो पड़ता है। प्रेशर इनटू टोटल एरिया, पिस्टन के ऊपर जो फोर्स पड़ता है। तो ये फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया लिख दिया। अब एरिया इनटू वेलोसिटी क्या होता है? डिस्चार्ज। तो मैं पावर इज इक्वल टू लिख सकता हूं प्रेशर इनटू डिस्चार्ज। तो ये तीनों टर्म आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो और डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर ये तीनों आपकी टिप्स पे हैं। अब देखो पावर दी हुई है कितनी? 0.67 आ रहा है सर कुछ। ओके, देख लेते हैं। पावर दी हुई है 18 किलोवाट, किलो में दी है, ध्यान में रखना। पावर दी है किलोवाट में, इज इक्वल टू प्रेशर जो हमें कैलकुलेट करना है, इनटू में डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कितना दिया हुआ? 0.124 डिवाइड बाय 60। क्यों? क्योंकि ये मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा। क्लियर? अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो प्रेशर आ जाएगा 18 इंटू 60 डिवाइड बाय 0.124। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन करने पर आएगा 8.7 8709.677। अच्छा लिखवाओ, आपका क्या है वो लिखवाओ। 8709 आगे 0.67। ठीक है, 0.67। ठीक है। अब इसके यूनिट देखते हैं क्या है। ठीक है, किलो में है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, 18 किस में था? किलोवाट में। डिवाइड बाय डिस्चार्ज किस में होता है? मीटर क्यूब पर सेकंड में। मीटर क्यूब पर सेकंड में ये डिस्चार्ज होता है। तो प्रेशर जो है वो होता है मेगा पास्कल किलो पास्कल में। अब यहाँ पे है के, किलोवाट, तो यहाँ पे प्रेशर ये किस में आया होगा? किलो पास्कल में आया होगा। अगर किलो पास्कल में आया तो इसको मैं 8.7 मेगा पास्कल लिख सकता हूँ। 8.7 मेगा पास्कल लिख सकता हूँ, तो यही आंसर है। सर जो ये आपने मीटर पर सेकंड लिया है, मीटर क्यूब पर सेकंड, ये 0.124 की यूनिट लिया ना मीटर क्यूब पर सेकंड? हाँ, डिस्चार्ज की। अच्छा, और ये आपने सीधे आपने प्रेशर, आपने जो पावर आई है सर, पावर तो किलोवाट में दी है ना। प्रेशर आया है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये प्रेशर, आपने प्रेशर को सीधा लिख दिया पास्कल, आपने इसको लगाया नहीं किलोवाट प्रति मीटर क्यूब पर सेकंड। हाँ, वो तो ऑब्वियस है ना, अगर आपने टर्म लिखी है तो यूनिट तो है, बट मैं बोल रहा हूँ ये किलोवाट में है। अगर ये वोट में होता तो पास्कल में आता, बट ये किलोवाट में है तो इसलिए किलो पास्कल में आया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और फिर आपने इसको मेगा में चेंज कर दिया। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बहुत ज्यादा
स्पीड में चल रहे हो आप, बहुत बढ़िया है। बस इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन टोटल सोल्व करेंगे आज। और बस हमें ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है थर्मोडायनेमिक्स से हर एक सब्जेक्ट की। थर्मोडायनेमिक्स से जितने चैप्टर हैं सभी के न्यूमेरिकल में आपके साथ सोल्व करूंगा। अभी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के हमने फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अभी सेकंड लेवल थर्ड लेवल पढ़ा है, वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से जो आपका डर है वो मैं निकाल दूंगा। बस आपको इतना ऑनेस्टली से काम करना है कि जब मैं क्लास में लाइव आना है और मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन करना है। रिकॉर्डिंग सेशंस नहीं देखने, रिकॉर्डिंग के लिए तो यूट्यूब भरी पड़ी है, देखते रहो। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो टीचर के साथ लाइव रहो। और इतना छोटा छोटा बैच हम इसलिए बना रहे हैं, 11 बच्चों का बैच बनाया हुआ है ताकि हर एक बच्चा क्या कर रहा है वो टीचर को समझ में आए। सीवी की वैल्यू पता क्या होती है? बता देता हूँ। क्या है सर? सीवी की वैल्यू होती है 0.718। सर 100 का मेगा जूल। ओके, सर जो टोटल वर्क हुआ है -100 किलो जूल आया। ओके। बाकी स्टूडेंट का भी करने देते हैं, फिर देखते हैं क्या है। तीस सेकंड और दे रहा हूँ। एयर की सीपी के लिए वैल्यू लिख लो आप। 100 आई 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम। 100 आए माइनस। सही है, बहुत बढ़िया। सिंपल सी बात थी, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे क्या दिया था? नो हीट ट्रांसफर, ये 0 हो गया, माइनस W, और फाइंड द नेट वर्क डन, तो W हो जाएगा माइनस डेल्टा U। अब डेल्टा U के 2 मेथड है हमारे पास, वो एक तो फॉर्मूला 3/2 nRT वाला, और दूसरा डेल्टा U निकालने के लिए हमें पता था, ये पहले भी हमने बहुत अच्छे से देखा था कि इंटरनल एनर्जी CV का फंक्शन होता है और इंथैल्पी CP का फंक्शन होता है। तो इंथैल्पी निकालना हो तो CP आता है, इंटरनल एनर्जी निकालना हो तो CV आता है। ठीक है, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी है तो CV dt। अब ये क्या दिया हुआ है? मास 2 kg। Above fluid expand in the frictionless piston and cylinder machine from a initial state of 1 megapascal
100 डिग्री सेल्सियस टू द फाइनल टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब यहाँ पे CVDT लिखा हुआ है, CV की वैल्यू 0.718 होती है, पहली बात। DT टेम्परेचर T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब आपकी मर्जी है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लो या डिग्री सेल्सियस में रहने दो। क्यों? क्योंकि डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस तो सेम ही होगा। अगर आप इसमें 273 ऐड करके माइनस कर दोगे तब भी सेम ही आएगा। तो 0.718 माइनस का इनटू में डिफरेंस कितना आ गया? 100 माइनस 30, 70। ठीक है, इसका क्या आंसर आया? मल्टीप्लाई सर यहाँ पे 30 माइनस 100 होगा, 100 माइनस 30 क्यों होगा सर? 104.828। सर जो हमारा T2 होगा फाइनल होगा वो 30 होगा सर, और इनिशियल हमारा 100 होगा सर। हाँ बिल्कुल। एक मिनट, यहाँ पे इनिशियल स्टेट दी हुई है 100 डिग्री सेल्सियस तो फाइनल स्टेट ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 30 हाँ माइनस में, ये भी माइनस में आएगा। तो क्या आंसर आया इसका? पॉजिटिव 100 आया सर। नहीं, W यहाँ तक क्या आंसर आया? इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आ रहा है। 50। ठीक है, 50.26। हाँ, किलो जूल पर केजी। अब अगर W 50 किलो जूल पर केजी है और मास टोटल दिया हुआ है 2, तो अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो मास से इनटू करना पड़ेगा, तो आएगा 100 किलो जूल। और ये किस में आया है? प्लस में आया है। इसका मतलब सिस्टम वर्क दे रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए ना सर? इसका मतलब इंटरनल एनर्जी तो डिक्रीज कर ही रही है, देखो यहाँ पे। यस सर, इंटरनल एनर्जी माइनस 100 किलो जूल आई है सर। हाँ सर पीडीएफ में सर ये निगेटिव दिया रहा है ना सर? पीडीएफ में क्या दिया है? निगेटिव में 100 हाँ, किलो उसको जूल आया, सही कर लेकिन लेना, सर ये पॉजिटिव आएगा। इसको सही कर लेना। ये काफी मिस्टेक्स हैं, इसको मैं सही कर लूंगा, आप भी तो ठीक यही कर तो लेना। मेरा आया अभी 100 हाँ, सर किलो जूल आएगा या फिर मेगा जूल सर? यहाँ पे किलो में आएगा क्योंकि आपने 50 को इंटू 2 किया है, और 50 किस में है? किलो जूल में है। हाँ सर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर दो एक, ये वाला। ये प्रीवियस क्वेश्चन के साथ ही लिंक्ड है। देखो, पिछला क्वेश्चन में ये पॉजिटिव ही करेक्ट आंसर है, इसका सबूत है यहाँ पे, क्योंकि इसने लिखा है इफ ऑल द वर्क इन द एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन में हमें वर्क मिलता है सिस्टम से, is done on the moving piston, so the equation representing the path of the expansion in the PV diagram is given by, मैं बता देता हूँ ये क्या लिखा है, PV 1.4 is equal to constant लिखा है। तो PV raised to power n is equal to constant, गामा का वैल्यू 1.4 दे दिया है। ये कौन सा प्रोसेस होता है? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक होता है सर। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। और अगर n की वैल्यू गामा है जो कि 1.4 है, तो कौन सी हो जाएगी? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वर्क डन क्या होता है उस केस में? वर्क डन क्या होता है? हीट ट्रांसफर नहीं होता है। नहीं, उसमें वर्क डन की वैल्यू यही होती है, हमने देखा था। हाँ, ये हमने ड्राइव किया था, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, अब मेरे को पता है PV की वैल्यू क्या होती है? MRT। अब यहाँ पे मैंने M लिखा है, यहाँ पे मैंने M लिखा है, तो ये R की वैल्यू क्या होगी? 287 वाली। 0.28। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको सोल्व कर लो, वर्क डन निकाल लो कितना है इसका। देखो, PV इज इक्वल टू MRT होता है, तो M और R ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों केसेस में MR मैं बाहर निकाल लेता हूँ। नीचे n-1 है, अंदर T1 माइनस T2। यहाँ तक क्लियर है? हाँ ठीक है, M की वैल्यू कितनी दी है? 2। R की वैल्यू कितनी है? 0.287। N की वैल्यू कितनी है?
वो निकालनी है, 1 ठीक है, इनटू T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है, 100 में से 30 गए 70, ठीक है। वर्क डन कितना आया था हमारा 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n-1 2 इंटू 0.287 इंटू 70 यहाँ जो डिवाइड बाय, पीवी पावर 1.4 दी है सर वो n नहीं है क्या? क्या हुआ? तो यहाँ पे जो पीवी पावर 1.4 दी है तो n की वैल्यू 1.4 नहीं है क्या? नहीं, यही तो हमें बताना है कि ये, मतलब मैंने आपको ये पहले ही बता दिया 1.40। देखो अभी आपको 2 मिनट वेट करो, अभी आंसर मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का। अच्छा, इस n की वैल्यू क्या आई? 1.4018। हाँ, लगभग 1.4 है ना। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में वर्क डन निकाला है, प्रीवियस क्वेश्चन में वर्क डन निकाला है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में अगर वर्क डन निकालते हो आप, और जो वर्क है वो एक्सपेंशन हुआ है, मतलब आपको वर्क डन फ्रॉम द सिस्टम मिला है, इज डन ऑन द मूविंग पिस्टन। अब यहाँ पे हमें दिखाना है, सो दैट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ एक्सपेंशन इन द पीवी डायग्राम इज गिवन बाय दिस। जो यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है वो कौन सा प्रोसेस है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो अगर इसने बोला है कि हमें दिखाओ कि पीवी 1.4 इज इक्वल टू सी, इस प्रोसेस के साथ एक्सपेंशन हुई है, तो इस 1.4 से मैंने ये गैस कर लिया कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस का जब मैंने वर्क डन का फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास सच में 1.4 आई है इनकी वैल्यू। इसका मतलब सही बोला है इसने कि जो एक्सपेंशन प्रोसेस है वो एडियाबैटिक इन नेचर है, ठीक है। ये जस्ट शो करना था हमें कि क्या ये क्वेश्चन में जो बोला गया कि एडियाबैटिक इन नेचर है क्या सही है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तो जो हमने ये फॉर्मूला लगाया है P1, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से n की वैल्यू निकाली जो कि 1.4 ही आई है। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस ही है। ठीक है सर, वो एक बार ग्राफ बना हुआ था, मैंने शुरू में डिस्कस किया था क्लास में, आपने जो नोट्स भेजे थे। हाँ, कौन सा पीवी डायग्राम वाला? नहीं, उसमें सारी वैल्यू दे रखी है इनकी, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू इस तरीके से। जो न्यूमेरिकल वाला है, न्यूमेरिकल की पीडीएफ है उसमें। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशन वाला बोल रहा है वो मेरे को शुरू, मैंने आपको पहले भी एक बार शुरू में बोला था, ये एक बार बताना है सर। बताओ कौन सा? अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड। पर ये बोल रहा है ना पीवी बराबर कांस्टेंट लिया तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ। पीवी बराबर वो तो सिंपल, हाँ देखो ना पीवी। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा सर, मैं इस वाले में कह रहा हूँ सर, ये वाले इस वाले में है, ग्राफ बना हुआ है, मैंने आप मेरे को उसका मेंशन कर दिया। स्क्रीनशॉट सेंड करो अभी मेरे को व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करो। ठीक है, रुको एक सेकंड। बाकी बच्चे जा सकते हैं जिनका हो गया है, ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। कर रहा हूँ सर, मैं एक सेकंड रुक जाओ, बस हो रहा है प्रोसेसिंग। और सर एक जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है। ओके, एक थोड़ा सा वो बता, ये जो मैंने आपको सर भेज दिया, मैंने ग्रुप में भेज दिया है, जो ये ग्राफ में शो हो रही है ये लाइन है कि n इक्वल टू गामा, n इक्वल टू इन्फिनिटी, n इक्वल तो टू 1। इसमें क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें अगर मैं पीवी डायग्राम बनाऊंगा, पीवी डायग्राम बनाऊंगा, मैं आपको ग्राफ, ये पूरा ग्राफ खाली पॉलीटोपी प्रोसेस का है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। मैं अगर आपको बोलूं पीवी रेज टू पावर समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। हाँ। अगर इस n की वैल्यू मैं 0 रख दूं, इस n की वैल्यू मैं 0 रख दूं, तो समथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 हो गया। हाँ, तो ये प्रेशर कांस्टेंट की लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं n इज इक्वल टू 0 की लाइन बना दूं तो वो प्रेशर कांस्टेंट की लाइन बन जाती है। ठीक है सर। ठीक है, अगर इस n की वैल्यू 1 है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। हाँ, अगर n की वैल्यू 1 है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट लाइन।
अच्छा, अगर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट में क्या क्या आ गया, एनवी आ गया, आरवी आ गया, टीवी आ गया, टीवी आ गया, ठीक ठीक है, ठीक। तो एन इज इक्वल टू 1 की लाइन बनानी हो तो कैसी बनाओगे, ऐसी टेम्परेचर कांस्टेंट की। एन इज इक्वल टू 1 की टेम्परेचर कांस्टेंट। सर आप मेरे को अब यही पूछ रहा है कि एन इज इक्वल टू की 1 लाइन ऐसी क्यों बनी टेम्परेचर कांस्टेंट हाँ ऐसी क्यों बनी वो मैं आपको बताऊंगा, वो पूरी क्लास को बताना है अभी। अच्छा ठीक है, और अगर एन की वैल्यू इन्फिनिटी ले लेते हो, हाँ एन की वैल्यू इन्फिनिटी ले लेते हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट की लाइन बन जाएगी। तो ये हाँ, अगर एन की वैल्यू किसी की भी पावर इन्फिनिटी हो तो वो टर्म कांस्टेंट हो जाती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो अगर मैंने एन की वैल्यू इन्फिनिटी ले लिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। हाँ, तो और अगर एन की वैल्यू गामा लोगे तो ये ग्राफ हाँ। कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बताऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आइसोथर्मल का स्लोप ज्यादा होता है या एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ये मैं करवाऊंगा अभी ये रहता है तो। ठीक, बस मेरा एक तो यही था कि ग्राफ में शेप ऐसी किस तरीके से आती है। हाँ वो शेप में आपको बता दूं। ठीक है, और एक सर इसी में, हाँ और इसी से वो रिलेटेड टॉपिक है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। चलिए वो भी बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको पहले ये बता दूंगा कि लाइंस कैसे बनती हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ, और एक जूल थॉमसन कोएफिशिएंट और डिस्कस कर देना प्लीज। हाँ ओके ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट।